वैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध का ये टोटका नया नहीं है। जब बीजेपी केंद्र में विपक्ष में थी तब उसके नेताओं ने भी विरोध के इसी हथियार को आजमाया था। लेकिन यह बात कांग्रेस की हो रही है और साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। इसी तरह कांग्रेस के बाकी नेता भी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। संकेत साफ है, आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अब आते हैं दिल्ली से भोपाल। भोपाल में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस नेताओं ने तेल की कीमतों में आए उछाल का विरोध किया। वे साइकिल चलाकर विधानसभा भी पहुंचे। तीसरे दिन भी सदन में कांग्रेस की यही रणनीति दिखाई दी। जब पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सदस्य हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। के बारे में कुछ कहने लायक बात बची है जी। आराम से भैया, हाथ को हटा लो यार भैया। वैट और टैक्स जी राज्य सरकार को घटाना चाहिए जी। आज हर वर्ग परेशान है पेट्रोल और डीजल से जी। कोई बताने लायक बात नहीं बची। आम जनता आज तरसते, हर वर्ग तरसते। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम कुछ ही दिनों में घोषित होने वाला है। यही वजह है कि कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने सड़क से सदन तक का फुल प्रूफ प्लान लागू कर दिया है। आने वाले दिनों में उसकी महिला इकाई भी महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। 8 मार्च को हमारा महिला सम्मेलन के बाद हम इनका घेराव करेंगे और इनको ये बताएंगे कि जिन महिलाओं ने आपको गद्दी पर बिठाया था वो जल्द आपको उतार फेंकेंगे। उधर कांग्रेस के हर पैंतरे पर बीजेपी सजग है, लेकिन महामारी के इस दौर में तेल पर हो रही अपने हिस्से की आमदनी कम करना उसके लिए भी मुश्किलों भरा है। 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची की, आईफा अवार्ड आयोजित किया, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बंगलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए और इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने वेट बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि उस समय सबसे ज़्यादा महंगाई थी। आज के जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल और डीजल के दाम के कारण दाम बढ़ रहे हैं। हमने वेट नहीं बढ़ाया। बीजेपी तेल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दलील देती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों का विश्लेषण करें तो तेल के दाम आज आधे हो जाने चाहिए थे, लेकिन हो रहा इसका उल्टा। इसे आंकड़ों से समझें। 2014 में जब बीजेपी ने देश की कमान संभाली तब क्रूड ऑयल $160 प्रति बैरल था। तब पेट्रोल प्रति लीटर 71 रुपये और डीजल 56 रुपये प्रति लीटर था। उसके बाद से लगातार 6 साल से कच्चे तेल के दाम औसत $55 से $65 के आसपास बने हुए हैं। ये सरकार की किस्मत ही तो है। इस बीच 2016 में एक बार पेट्रोल डीजल के दाम जरूर कम हुए, लेकिन उसके बाद केंद्र ने तेल पर अपना टैक्स बढ़ाकर दुगना कर दिया। 2021 के आंकड़ों की बात करें तो कच्चा तेल अब $65 प्रति बैरल के आसपास है और पेट्रोल के दाम 100 रुपये के करीब पहुंच गए हैं और इसी दर से डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे क्या कहें, दोनों तरह से बीजेपी का नसीब उसके साथ है, वोट भी और नोट भी। 2014 के बाद से लगातार उसका वोट बैंक बढ़ रहा है और सरकार की आमदनी भी तेल से दुगनी हो गई है। इसमें दोष बीजेपी का नहीं है, नसीब बेचारी जनता और कांग्रेस का खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है महंगाई पर लड़ाई। महंगाई एक ऐसा मसला है जो हमेशा लोगों का ध्यान तो खींचता ही है और ध्यान ही नहीं खींचता बल्कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ा जो सबसे अहम मसला है वो है महंगाई। 70 के दशक में मनोज कुमार साहब की चर्चित फिल्म रोटी कपड़ा मकान, हाय महंगाई 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 तू कहाँ से आई, तुझे मौत ना आई, इस तरह के गीत लिखकर महंगाई के रौद्र रूप को चित्रित किया गया। और फिर मध्य प्रदेश के ही रघुवीर यादव साहब का वो चर्चित गीत तो आज भी आप और हम याद करते हैं कि महंगाई डायन खाए जात है, सैया सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन ये कोई तय नहीं कर पाता कि महंगाई कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, और जिस भी सरकार के रिजिम में ये महंगाई बढ़ती है उसके लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं, वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की सरकार हो। लेकिन तेल का ये जो गणित है, ये गणित बड़ा जटिल भी है
और कई बार मुश्किलें पैदा करने वाला भी है। पहले ये कहा गया कि बीजेपी की सरकार के लिए बड़ी आसानी रही कि इंटरनेशनल बाज़ार में तेल की कीमतें कम हो गई और बोझ नहीं हुआ, और अब जो स्थितियां हैं वो इस तरह से बनी है। लेकिन कांग्रेस इस मसले को लेकर कितनी ताकत से सामने है, और क्या ये मसला वाकई उसके लिए एक जिसको आप कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, लोकतंत्र में कि वोट कबाड़ने का एक बड़ा मसला बन पाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का गणित साफ तौर पर जनता के हितों से जुड़ी बातें, मैं नहीं कहूँगा कि उसको इग्नोर करने का है, लेकिन ये भी बहुत अहम हो गया है कि वोट को पकड़ने का जो गणित है वो बराबर साथ चलता है। आज हम बात करेंगे इसी मसले पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ हैं दो विधायक हैं। सबसे पहले मिलिए आशीष शर्मा जी से। बीजेपी के विधायक हैं, युवा जरूर हैं लेकिन अच्छा अपना प्रेजेंस दर्ज करा चुके हैं और वरिष्ठता के क्रम में भी तेज़ी से बढ़ चले हैं। इसके आगे की बात कभी बाद में करेंगे। विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, प्रखर वाणी के धनी हैं, महाकौशल से आते हैं, वहाँ की बातों को अभिव्यक्त करते हैं, और अच्छी बात यह है कि खुलकर अपनी राय रखते हैं, और शायद खुलापन उनको पसंद भी है, इसीलिए झिझकते नहीं हैं और खुलकर बोलते हैं। इसके पहले निकाय में अपनी इसी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। मेरे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले एक छोटा सा विश्लेषण आपका, फिर मैं अपने विद्वान मित्रों की तरफ, राजनीतिक मित्रों की तरफ आता हूँ। देखिए शरद जी, यदि हम व्यापारिक नज़रिए से देखेंगे तो ये जो है व्यवसाय की दृष्टि से बड़ा लाभ का सौदा लगता है कि कम में खरीद रहे हैं और महंगा हम बेच रहे हैं, तो इनकम बहुत होती है। लेकिन जब सरकार होती है तो वो वेलफेयर गवर्नमेंट का कंसेप्ट है अपने यहाँ, वो कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, व्यापारिक कल्पना नहीं है उसमें। जो है जो भी है आपको करना है तो जनता की भलाई के लिए करना है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि टैक्सेशन कम करिए। जो भी तेल का जो भी गणित है वो टैक्सेशन पर ज़्यादा निर्भर करता है। आप जो है सस्ता खरीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, तो सेंट्रल का टैक्सेज, स्टेट का टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज जब ये मिलते हैं तो जो जनता को जो कीमत है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब डीजल और पेट्रोल जैसे जो बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण चीज़, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ करना है, जब उसके दाम बढ़ते हैं, फिर आप बस का किराया भी बढ़ाते हैं, जो है ट्रेन में जब कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है सामान, उसका भी किराया, तो उसका सीधा असर पड़ता है जी। तो इसलिए आप देखिए, पहले जो थी बजट का भी एक कंसेप्ट हुआ करता था शरद जी, कि बजट में सारी चीज़ें पड़ती थी। अब जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपने आप को चेंज किया है कि कभी भी आप जो है जब लगता है आप दाम बढ़ा दीजिए, जब लगता है घटा दीजिए, रेल का किराया बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, तो बजट तो अब उसके कोई बचा नहीं, केवल आप एक घोषणा भर करते हैं। और ये महंगाई घटना बढ़ना जीएसटी के बाद अब इसका कोई मतलब नहीं है। और जो पेट्रोल डीजल है मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सबसे महंगा है पूरे देश में। तो उसका रीज़न ये है कि वैट भी है, जीएसटी है, और इनडायरेक्ट टैक्सेज जो सेस के रूप में लगे हुए हैं वो भी हैं। तो इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। विनय जी, मैं कोई छिद्रान्वेषी दृष्टि से ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि राजनीति में प्रतीक इन दिनों बड़े महत्वपूर्ण है, और उसका थोड़ा सा आप हमारी तरफ भी इशारा कर सकते हैं कि टेलीविज़न के आने के बाद टेलीविज़न केंद्रित बहुत सारे राजनीतिक प्रदर्शन हो गए, माफ़ कीजिएगा मैं अगर ये बात कह रहा हूँ तो। साइकिल से जाकर प्रतिरोध जताना एक अच्छा प्रतीक है, लेकिन इसके साथ अगर गहराई से इस मुद्दे को लोगों को समझाने की कोशिश करना, और जैसी परंपरा रही है कि एक बड़ी सभा होती थी और वहाँ ये सारी चीज़ें रखी जाती थी, वो भी आप लोग करते ही हैं। लेकिन क्या राजनीति में विरोध प्रदर्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर्मकांड होकर रह जाएंगे, लेकिन क्या और गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को सामने रखने की ज़रूरत भी आप महसूस करते हैं बराबर? देखिए, गंभीर बात तो है कि विधानसभा में इस पर चर्चा कराई जाए, लोकसभा में कराई जाए, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, ये ध्यानाकर्षण का मेरे सामने रखा है, मैंने लगाया ध्यानाकर्षण पे, शून्यकाल पे, शून्यकाल पे चर्चा नहीं हो रही, ध्यानाकर्षण लगने नहीं दे रहे। स्थगन भी मैंने लगाया हुआ इसी विषय पे, स्थगन सरकार होने नहीं देगी। तो फिर आखिर आप अगर सदन में नहीं लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे? सड़क पे लड़ेंगे। और इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि जब माननीय शिवराज सिंह जी खुद प्रदेश पे थे और सरकार कांग्रेस की थी तो वो साइकिल चला रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन कर रही थी रसोई गैस को लेके। दूसरी मैं कई महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से ना सिर्फ इसकी कीमतें बढ़ती, हमारी रोज़मर्रा के जीवन पे जो असर पड़ता है, दूध की कार्टिंग बढ़ जाएगी, ढुलाई बढ़ जाएगी, आप ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सब्जियों से लेके
जहाँ जहाँ भी पेट्रोल डीजल का जहाँ उपयोग है वो सब कीमतें बढ़ जाएंगी। अकेला सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, आपका बांग्लादेश हो, यहाँ भी कीमतें जो हैं हिंदुस्तान से आधी हैं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान जो हम बातें करते हैं कि विश्व का महागुरु बनाना है, हम लोग देश में सब देशों से आगे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी उनसे नीचे चल रही है जीडीपी, और हमारी कीमतें वहाँ से दुगनी चल रही हैं। हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब 2014 में कि मेरा भाग्य है, इसमें जलन लोगों को हो रही कि मेरे बनने के बाद कीमतें क्रूड ऑयल की कम हो रही हैं। भाई आपके भाग्य से अगर देश की जनता को फायदा हो जाए तो इसमें किसको बुराई है? भाई आखिर आप हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब आप किसी पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ी बचे। तो मैं तो चाहता हूं 2014 से जब आप बने और आपने कहा था जब अभी कीमतें कम हो रही तो अभी हम घटा नहीं रहे, घटाइए मत, लेकिन उनका ये कहना था जब इसकी कीमतें इंटरनेशनल बढ़ेंगी तो हम उस पर अपने टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे। उल्टा हो गया, लगातार 59 रुपए के आसपास का पेट्रोल में खर्च जो है सरकारें वसूल रही है, यानी 70% के आसपास। तो दूसरे जब देश में कीमतें कम हैं, और फिर दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री ने कहा था, एक देश एक टैक्स। पेट्रोल डीजल को इससे अलग क्यों रखा गया? आपसे मैं मतलब ये ऐसे मौजूद प्रश्न है जो देश के प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात कहते हैं, हमारे मन की बात तो सुनते ही नहीं। माननीय शिवराज सिंह जी से भी हम लोगों ने आज आग्रह किया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। आज हमने बाद में अध्यक्ष जी से निवेदन किया जाके कि इस विषय पे स्थगन पे लाइए या इस पे चर्चा कराई, तब जब कोई बात नहीं सुनी गई तो बहिर्गमन किया गया। तो मेरा आपसे मानना है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आम जनता का कोरोना जैसे काल में कबाड़ा हुआ है, वो सोचने की आवश्यकता है। चलिए, इस पर मैं जवाब लेता हूं, फिर दूसरे चरण में फिर लौटूंगा। आशीष जी, किस तरह देखते हैं? आपने सुनी दिनेश जी की भी बात और आपके मित्र विनय जी की भी बात। देखिए, विपक्ष की बात पहले तो मैं कह दूं मध्य प्रदेश विधानसभा में सुनी जा रही है। स्पीकर साहब भी ये कह चुके हैं, आज उनका पहला दिन था जी, और उन्होंने कहा कि विपक्ष को पूरा संरक्षण मिलेगा, उनकी बातें जो होंगी सदन को चलाने के लिए प्रदेश हित में, उन सबको इस फोरम पर रखने की इजाज़त भी दी जाएगी और मैं उनके साथ भी रहूँगा। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स इस पर लगाया नहीं है। आप सबको पता होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, उस समय प्रधानमंत्री सड़क योजना जब शुरू की थी तब सरकार ने टायरों पर टैक्स लगाया। टायरों की बिक्री पर एक अनुमानित एक निश्चित राशि सरकार के खजाने में जमा होती थी, जिसके कारण ये स्कीम न सिर्फ पूरी दुनिया में प्रशंसा पा पाई, बल्कि आज गांव-गांव तक हम सड़कों से लोगों को जोड़ पाए। मैं मानता हूं कि महंगाई पेट्रोल डीजल के कारण बढ़ती है, चूँकि पेट्रोल डीजल और परिवहन के कारण बहुत सारे उत्पाद जो गांव से शहरों में जाते हैं या जो परिवहन होता है, उसके कारण महंगाई नीचे तक अन्य उत्पादों पर भी बढ़ जाती है। लेकिन सरकार प्रयास करेगी, मुझे विश्वास है कि कैसे आम उपभोक्ता को राहत दी जा सके। लेकिन एक बात हम सबको भी देखना चाहिए कि सरकार को इसके टैक्स से एक बहुत बड़ी आय होती है। सरकार उस पैसे का उपयोग आज गरीब को पक्का मकान बनाकर देने में कर रही है, आज उनको गैस कनेक्शन दे रही है, उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज दे रही है। कहीं ना कहीं उस टैक्स का उपयोग आम जनता के कल्याण के लिए और खास करके गरीब के कल्याण के लिए सरकारें कर रही हैं। आज जरूर कुछ कीमतें हमें बढ़ी हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं कैसे ये कीमतें कम हो सकती है, कैसे टैक्स में बदलाव करके या बिना प्रदेश सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाए अन्य कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, उस विषय में विचार सरकार करेगी। ये आपका महत्वपूर्ण कहना है और मुझे लगता है कि यही वो उम्मीद की किरण है जो आम व्यक्ति के मन में भी है कि निश्चित तौर पर ये आपने इसको भी बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार किया कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर महंगाई पर उसका असर आना स्वाभाविक है। दिनेश जी, आज अगर केंद्र में यूपीए की सरकार होती, क्या हम तेल के इस गणित को समझें तो क्या ये उदारीकरण का एक जो उसकी अच्छाइयाँ मानी जाती हैं उसके साथ एक चुनौती, क्योंकि मैं अभिशाप शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि आप एक ग्लोबल इकॉनमी में हैं तो आपको इसके साथ तो चलना पड़ेगा, आप अपने को डिटैच करके नहीं चल सकते, लेकिन क्या ये जो गणित है किसी भी सरकार के लिए, और सरकारें इसको समझा नहीं पाती हैं क्योंकि महंगाई तो महंगाई है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो आम आदमी को आप कंसोल नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं क्योंकि मुझे याद है 2010 में भी ये इशू बहुत मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा था
लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसको निरंतर खारिज किया था और ये कह के खारिज किया था कि हम 1500-1600 करोड़ का नुकसान वेट में छूट देके पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल और डीजल को हम नहीं कर सकते। तो आखिर क्या क्या समाधान आप देखते हैं, सिवाय जनता को समझाना या कुछ अपनी खजाने में कटौती करने के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं, और कटौती भी खासी है। देखिए शरद जी, जो मैंने कहा ना कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। आपने इसीलिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बनाई थी कि ये हमारा काम नहीं है, कंपनियों का काम है। जब आप डे टू डे बेसिस पर प्राइस को लेकर जब आपके कंसेप्ट पर जब आए तो यही था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम जो भी घटाना बढ़ाना है वो हम रखेंगे। उसमें ये नहीं था केवल बढ़ाना है। भाई जो कंपनियां हैं उनका जो आय हो रही है वो उसी से तो हो रही है, आप जो है उसको कम नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंपनियां ये कहती है जिसको सरकार नहीं समझाना चाहती, क्योंकि ऐसा विषय बड़ा संवेदनशील विषय हो जाता है। कोई भी सरकार उसको कैसे स्वीकार करेगी कि हाँ मैं टैक्स जो है ज़्यादा वसूल कर रहा हूँ। ये कहना गलत है कि हम टैक्स कोई बढ़ाया नहीं है, नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन जब आप उसको जब टैक्स को देखेंगे, मानिए सपोज कीजिए किसी भी कंपनी ने यदि 10 पैसे आपकी कीमत बढ़ाई है तो जो वैट है वो कीमत पर आधारित होता है। यदि आप आज 90 पैसे किसी चीज़ की 10 पैसे बढ़ा के 1 रुपये पर होंगे तो अब आपका टैक्स 1 रुपये पर लगेगा, भले ही आपने 24% रखा हो या 14% रखा हो। तो सरकारें ये कह के बच नहीं सकती कि हम ये जो है आपसे कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। आप जो है जो कीमतें हैं, जो वास्तविक कीमत है, आप अपना एक्सपेंडिचर कम करिए ना। आप अपना एक्सपेंडिचर क्यों कम करते हैं? जनता पर जो है बोझ ही डालना एक विकल्प तो नहीं हो सकता ना। समानांतर होता है, यदि आप वेलफेयर पर जाएंगे तो समानांतर होगा। आप देखिए कि जितने सरकार का एक्सपेंडिचर है, जो जैसे कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे आप जो है वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाएं, चाहे किसी भी आधार पर आप करेंगे। आप वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं, हम वेलफेयर स्कीम ला रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है। भाई वेलफेयर स्कीम तो केवल एक ही चीज़ पर फोकस थोड़ी होता है। वेलफेयर स्कीम भी करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं और इनकम के और भी रिसोर्सेज होते हैं जो महंगाई को नियंत्रण में रखें और सरकार की जो आय है उसको भी बना करके इसका संतुलन बेहद ज़रूरी होता है। और जो हमने देखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है दुनिया के सबसे अच्छे जो है फाइनेंशियल और इकोनॉमिस्ट माने जाते थे, उन्होंने कीमतों को जन भावनाओं के अनुरूप रखा था। अब जनता की भावना लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है। विनय जी, ये बड़ा सवाल है कि बिल्कुल सही है कि एक संतुलन कहीं ना कहीं और अच्छे वित्तीय प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, ठीक बात है, बढ़िया ढंग से उन्होंने संतुलन की कोशिश की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है जो क्योंकि रेवेन्यू अगर आप पेट्रोलियम डीजल पर लेते हैं तो उसको खर्च किसी और चीज़ पर नहीं करते हैं, आप वेलफेयर स्कीम्स पर ही खर्च करते हैं। और ख़ास तौर से समाज का जो वंचित वर्ग है, जो सबसे गरीब तबका है, जिसके लिए आपको किन्हीं भी परिस्थितियों में घोर आर्थिक संकट में भी उसके प्रति जो आपकी नीतियां हैं वो अनवरत जारी रहनी चाहिए। इसको भी देखना पड़ेगा और इसके बीच में मुझे लगता है कि आलोचना के साथ साथ एक रास्ता भी हमें देखना पड़ेगा कि एक सस्टेनेबल इकॉनमी ऐसी हम कैसे डेवलप करें कि जिसमें हम इन सारी चीज़ों की, इन चुनौतियों का सामना भी करें और आगे भी बढ़ सकें। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार ये कीमतें घट बढ़ रही हैं, ये बिल्कुल असत्य बात होगी, क्योंकि 2014 से आप देखें लगातार एक्साइज बढ़ाई गई टैक्स, और उसको बढ़ाते बढ़ाते 2014 में पहले 24% और आज जाके वो 38% हो गया। तो लगातार जब कीमतें कम हो रही थी तो आप टैक्स बढ़ा के उसको लेवल रखे हुए थे। जब डॉलर की कीमतें घट रही थी, फिर सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि हमारे को कोई असर, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अगर कम हुई थी और अगर आप उस समय टैक्स नहीं बढ़ाते तो कीमतें कम होती। अगर 2014 से लेके 2018 तक जनता को कम कीमत में मिल रहा होता और अभी आप टैक्स वही के वही 2014 से 5% ही बढ़ा लिए होते, आपने क्या किया? 70% के आसपास टैक्स ले रहे हैं। फिर दूसरी बात, अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं तो पूरे हिंदुस्तान के जो आसपास के देश हैं वहाँ कैसे आधी कीमतों में पेट्रोल डीजल मिल रहा है? ये एक गंभीर प्रश्न है। तीसरा एक गंभीर प्रश्न है कि सरकार में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम जीएसटी ला रहे हैं तो एक देश एक टैक्स लगेगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल में नहीं लगाया, एक टैक्स एक देश, और आपने शराब पे नहीं लगाया क्योंकि आपने इसको दुधारू गाय मान के रखा है। फिर मेरा ये कहना है कि गोल्डन कॉरिडोर, जो अभी हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे, वो गोल्डन कॉरिडोर के लिए उन्होंने किया था
प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी जी थे कि गोल्डन कॉरिडोर बनेगा, मतलब देश का पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर हम जोड़ेंगे, तो सेस लगा दिया आपने। वो सेस क्यों नहीं हटाया? फिर आप एक तरफ एक्साइज बढ़ाओगे, एक तरफ जीएसटी के नाम से लोगे, उसके बाद अभी स्वच्छता का अभिकर का भी शेष लग गया, तो कितने टैक्स लगाओगे? फिर क्या हम सिर्फ निम्न आय वर्गीय या सिर्फ गरीबों के लिए सोचेंगे? मध्यम आय वर्गीय जिसका बजट बिगड़ा हुआ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कोरोना काल। पूरा देश जानता है कोरोना काल के चलते किसी भी घर का बजट का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जिसके घर में एक व्यक्ति बीमार हुआ और एक मौत भी हो गई है, आप समझिए बीमारी की हालत में 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए प्राइवेट अस्पतालों में खर्च हुआ। सरकार ने मध्य प्रदेश में ही मात्र भोपाल, इंदौर और देवास भर में फ्री इलाज कराया है। बाकी पूरे पूरे मेरा आपसे कहना है, नहीं जबलपुर में तो नहीं हुआ, मैं आप दावे से कह सकता हूँ। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 40,000 रुपए लगे, मैं दावे से कह रहा हूँ, आंकड़े सहित कागज पे दे दूंगा। और आज शरद जी के सामने बैठा हूँ, दिनेश जी बैठे, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कल आपको साबित ना कर पाऊँ। जबलपुर में कहीं निःशुल्क इलाज नहीं हुआ, उसके साथ सीटी स्कैन में 5,000 रुपए लग रहे थे। ऐसे हालात में अगर हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी 1 साल का इंतजार कर लेते कि नहीं भाई अभी हम लोग बहुत पीड़ा में हैं, जनता पीड़ा में, थोड़ा सा इनको समय दें, संभलने का समय तो दे देते। बेरोजगारी के कितने बुरे हालात हैं, रोजगार है नहीं, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें आधी हो गई हैं। ऐसे में भी अगर हम आम जनता का, जो माननीय दिनेश जी ने कहा कि जनहितैषी सरकार होनी चाहिए, जनता के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए, मेरे को लगता है जब बाहरी बहुमत मिलता है तो सरकारें इन सब बातों को इग्नोर कर देती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन विनय जी, ये लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन ये आपके लिए भी उतना ही मौजूद है जो विपक्ष में बैठकर आज आपकी तकरीर है, बीजेपी की तकरीर भी रही है, 13-14 महीने आपकी सरकार रही, लेकिन चीज़ें सबके लिए मौजूद हैं क्योंकि आपकी जो प्राथमिक और अंतिम जवाबदेही है वो जनता के प्रति है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आशीष जी, मोदी सरकार ने राष्ट्रहित में तमाम फैसले लिए हैं। जहाँ तक बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, उनके समय के भी महंगाई के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। मनमोहन सिंह ने इतनी मात्रा में प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाए, 12 रुपये में बीमा नहीं दिया, इतना विकास कार्य नहीं किया, इतने बड़े बड़े रोड्स और हाईवेज का निर्माण नहीं किया। जहाँ तक बात है कि आज महंगाई पेट्रोल डीजल की ज़्यादा है, इस पर बात निश्चित होना चाहिए कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो क्यों नहीं गए? उनके भी प्रतिनिधि रहते हैं जीएसटी काउंसिल में, जाकर कहें कि इसे भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। कांग्रेस ने आज तक जीएसटी काउंसिल में जाकर ये नहीं कहा। राजस्थान में इनकी सरकार है, वहाँ भी पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें कम कर देते। मध्य प्रदेश में इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 5 रुपये पेट्रोल और डीजल पे कम करेंगे, क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए कौन से आदेश के इंतजार ये कर रहे थे? कमलनाथ जी जब और आदेश खटाखट कर सकते थे, सबसे पहला आदेश ये करना था कि हम भी 5 रुपये 10 रुपये कम करना है। विषय यह है कि जो टैक्स सरकार के पास पहुंच रहा है उसका उपयोग कितनी ईमानदारी से किया जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे और कई सारे मामलों में उनके मंत्री तक जेल में गए। मोदी जी की सरकार पर पिछले 7-8 वर्षों में आप भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा हो या सिद्ध हुआ तो बता दीजिए, क्योंकि इस देश की आम जनता को विश्वास है कि जो पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है उसके एक एक रुपए का ईमानदारी के साथ उपयोग हो रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो काम किए हों, इन सब के कारण देश की आम जनता में विश्वास है कि चाहे हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है। सोशल मीडिया पे कई सारे जब कांग्रेस के नेता या कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा, तब कई सारे ऐसे ट्वीट और कमेंट्स भी आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल चाहे 200 का हो जाए। सीरिया में तो पेट्रोल कितना सस्ता मिल रहा है, लेकिन सीरिया की हालत क्या हो गई आतंकवाद के कारण। आप देख सकते हैं जनता को इस बात का भरोसा है कि जो पैसा लिया जा रहा है कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग देश के विकास और सुरक्षा में हो रहा है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि महंगा पेट्रोल डीजल और होना चाहिए। सरकार प्रयास करेगी, रास्ता निकालेगी कि कैसे इसकी कीमतें कम की जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के पास जो टैक्स पहुंच रहा है पेट्रोल और डीजल के रूप में उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारी सरकार जनता से मिले हुए एक एक रुपये का उपयोग उसी जनता के और खास करके गरीब से गरीब तबके के, आज जिन लोगों का 5 लाख रुपए देकर आयुष्मान भारत योजना में इलाज हो रहा है, जरा उनके परिवार की खुशी देखिए, उनके चेहरे के संतोष का भाव देखिए कि आज सरकार के कारण उन लोगों की जान बच गई। लेकिन आशीष जी, थोड़ा विनय जी ने कुछ मुद्दे जो उठाए हैं उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की भूमिका। विनय जी बहुत अच्छे वक्ता है, मैं जब सदन में बोलता हूं जबलपुर में इलाज नहीं हुआ ऐसा इनका दावा है। पूरे मध्य प्रदेश में की जी इंदौर के अरविंदों में मेरे खुद क्षेत्र के कई सारे कार्यकर्ताओं की जान हमने बताई। भोपाल में कई सारे अस्पतालों में, एम्स में, चिरायू में
जबलपुर में भी मेरे एक रिलेटिव ना, एडमिट थे। एक अस्पताल का नाम लीजिए, एक भी मैं अस्पताल। अस्पताल का नाम मैं नहीं, सुनिए, जबलपुर गया भी मैं बहुत कम हूँ, वहाँ के अस्पताल का नाम मुझे नहीं मुझे पता। 1 सेकंड का लेकिन समय इंदौर और भोपाल के हम जानकारी संपर्क में लेके रहते बताएंगे हैं। आपको। मैं आपसे एक मेरे एक रिश्तेदार जबलपुर के बिल्कुल, अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनका निःशुल्क इलाज हुआ, बाद में प्लाज्मा भी चढ़ा उनको। मैं आपको बता दूंगा और उनसे कहूंगा कि आप चूंकि जबलपुर में रहते हैं जाकर मिले और इस बात की पुष्टि करें कि उनका 1 रुपया नहीं लगा। मेरे किसी फोन भी मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राजनीतिक प्रभाव से नहीं, राजनीतिक प्रभाव नहीं, मुझे तो बाद में मालूम पड़ा जब वो कोविड से डिस्चार्ज होने वाले मैं थे। आपको लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सरकार ने अच्छे इंतजाम किए थे। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश पे चिरायू में, मध्य प्रदेश में मेडास में, और वहाँ पे अमलतास में, इंदौर, देवास और भोपाल, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के बाकी जिले जो 51 हैं में से 3 घटा दो तो बाकी जगह भी हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता निवास करती है। जबलपुर में मैंने खुला पत्र लिखा था, अखबारों में छपा था, बड़ा आधा अखबार छपा था, और मैंने खुला पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था कि जबलपुर में एक सुख सागर अस्पताल है, और आपके भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं ने समर्थन किया था लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मैंने जब विश्वास सारंग जी आए थे, PS सुलेमान साहब आए थे, खुलेआम बोला था कि जबलपुर की जनता ने कोई अपराध किया है क्या, हम टैक्स नहीं देते या हमने वोट नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे नहीं है क्या। लेकिन उसके बावजूद बातें चलती रहीं, सिर्फ शासकीय अस्पतालों में इलाज चला, और वहाँ भी CT स्कैन कराने के 5000 रुपये, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों के घर के जेवर बिक गए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँ, तो आपने आदरणीय ने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार और ये सब बातें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अब मध्य प्रदेश की और देश की जो सरकारें हैं, जो शासकीय संपत्ति बेच रही, मध्य प्रदेश की सरकार बेच रही और देश की सरकार बेच रही, तो क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल से ही कमाई चल रही है? जो 70 साल में हमने संपत्तियां बनाई वो भी तो बिक रही है इस देश में। आशीष जी, कुछ संक्षेप में आप जोड़ना चाहेंगे? आपने क्या क्या बेच के गए हैं, इसका भी डिबेट एक दिन हम कर लेंगे। आपने क्या क्या बर्बाद कर दिया, हमने बनाया है, आपने बेचा है। आपने राज्य परिवहन निगम कंगाल कर दिया, आपने एयर इंडिया की हालत खराब कर दी, आपने सबको, आपके बड़े बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार के कितने मामले लोक संपत्ति के संबंध में चल रहे हैं। चलिए बिल्कुल गए, पहले गए साहब जेल में, जो पहले गए, आपकी मौजी और वो कितने दिन में बाहर आए थे कॉमनवेल्थ हेल्थ घोटाले। व्यापम घोटाला आपका है, कोई और दिन मुकर्रर है इस पे। आशीष जी जो कह रहे थे भेजना था, कोई और दिन मुकर्रर कर लेंगे। आशीष जी बहुत धन्यवाद, बहुत विनय जी धन्यवाद, दिनेश जी धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि पेट्रोलियम, डीजल और एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें, चाहे वो मदिरा की बात हो या फिर तंबाकू की बात हो, ये रेवेन्यू देने वाले ऐसे विषय हैं जिनसे आप आंख नहीं मूंद सकते। तो आप कर क्या सकते हैं? मुझे लगता है कि ये भी आज दौर नहीं है कि इनसे आप वंचित हो जाएं और आप पैदल चलने लगें, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें एक बड़ी कार्य योजना की ज़रूरत है जिस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सड़कें बेहतर हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। जिन घरों में 4-4 गाड़ियां हैं और वो चारों गाड़ियां एक एक व्यक्ति लेकर अपने अपने वर्क प्लेस पे जाता है, उस देश में पेट्रोलियम डीजल की खपत निश्चित तौर पर भयानक होगी और ये चुनौती बढ़ती चली जाएगी। जिस घर में युवाओं को, चाहे गांव के एक छोटे से किसान का बच्चा हो, अगर वो 80 किलोमीटर जाएगा और आएगा बाइक लेकर, वहाँ ये समस्या बड़ी होती चली जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर आना पड़ेगा, बहुत कॉम्पिटेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा और एक तरह से राष्ट्रीय आह्वान करना पड़ेगा, जैसा लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया या अटल बिहारी जी के समय हुआ। हमें ये लोगों से अपील करनी पड़ेगी कि आप अपनी गाड़ियों को छोड़ें, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल का जल्दी ही भंडार पूरे विश्व से चुकने वाला है। इसीलिए हम इथेनॉल और दूसरे विकल्प देख रहे हैं। लेकिन अगर ये हमने नहीं किया तो तय मानिए इन पर टैक्स कम होने की उम्मीद तो आपको छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार।